ओके, तो अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। इसमें ये है कि एक अर्ली पेमेंट कर दी फॉर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जो थर्ड केस है, ठीक है। इससे पहले के तो हम ऊपर सीख के आ रखे हैं जो भी है। देन डिफरेंस व्हेन बिटवीन एक्चुअल पेमेंट एंड अमोर्टाइज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अमोर्टाइज वैल्यू होती है जो तेरी कैरिंग अमाउंट है, और एक्चुअल पेमेंट, उन दोनों में जो भी वो होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपली ट्रांसफर कर देंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। जब CFI आ जाता है तब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें उसको स्प्लिट ऑफ करना पड़ेगा इनटू इक्विटी पोर्शन एंड इनटू टू लाइबिलिटी पोर्शन। देख यार, लाइबिलिटी ही हम हर जगह कंप्यूट करते हैं, यहाँ पे भी लाइबिलिटी ही करेंगे, और जो इक्विटी है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है। कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्विटी विद पेमेंट मेड फॉर लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नहीं आ रही समझ बात, अभी बता देता हूँ कि जो हमारी कैश फ्लो जो फ्यूचर के होने वाले हैं, जैसे यार क्वेश्चन 39 के अंदर था ना, हम एक साल पहले कर लेते, इसमें भी यही है ना, अर्ली पेमेंट है। मान ले हमें ये, जैसे ये वाली सिचुएशन 30/6/4, इस पे तो होना ही होना था, हम कर रहे हैं इससे ऊपर 30/3/4 को कर रहे हैं हम, 3 महीने पहले कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डेट के बाद जो फ्यूचर में हमारे कैश फ्लो हो सकती हैं वो कितने हो सकते हैं, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और जो आप पेमेंट कर रहे हो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मतलब कि हम जो अपनी बुक से लाइबिलिटी जो हटा रहे हैं वो हम कितने की हटा रहे हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर की हटा रहे हैं। लाइबिलिटी कंपोनेंट आ गया ना 9 लाख, कितना आ गया लाइबिलिटी कंपोनेंट, लॉस ऑन सेटलमेंट टू 1009120, ये रहा ना फेयर वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, टू बैंक। इतनी की हम भगा रहे हैं, इतनी की हम पेमेंट कर देंगे अपनी बुक से, ठीक है। और हाँ ठीक है, और इतनी की पेमेंट कर देंगे। लाइबिलिटी की बुक्स में वैल्यू कितनी थी वो बुक्स में दे रखी होगी, और इक्विटी की भी दे रखी होगी। बस जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा लॉस ऑन सेटलमेंट आ जाता है, और ये आ जाता है 9800। ये कहाँ से आया, ये निकाला तो था यहाँ पे, ये इतना हम इसकी पेमेंट करेंगे और इतनी हम इसकी पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन 39 एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा अमोर्टाइजेशन टेबल, देख हम खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमने बोला कि भाई चलो अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो हम यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो मतलब कैसे करते हैं। देख सिंपली बात है, या तो भाई तुझे उसकी डेट दिन की वो तुझे वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो उतनी पे कर देगा। 11 लाख ही पे करनी है टोटल तो यार, देख ठीक है। लेकिन बाइफर्केशन कैसे करेगा, हम बाइफर्केशन इस तरह से करेंगे कि जो इसकी आज वैल्यू है ना, जो हम सेटल कर रहे हैं वो इतने की है, कितने की है, 10,60,000 की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जो 10,60,000 जो बचती है अमाउंट हमारी, जो मतलब फ्यूचर में अगर हम यहाँ पे खड़े होते तो और आगे का देख लेते, ऊपर खड़े होते तो उससे और आगे का देख लेते। चक्कर ये है यहाँ पर जो है ना कि हमें एक पीछे वाली डेट पे हम अर्ली रिडेम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल जो अभी बुक्स में चल रही है। अमोर्टाइजेशन टेबल इसने हमें बना के दे दिया, ठीक है। बैलेंस वो नहीं दे रखा इसमें, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, ये तो जितना आउटफ्लो हो रहा है वो दे रहा है ये। तो 10,60,000 रुपये हमारे अगले साल में जाएंगे, जिससे कि हमारा वो पूरी अमाउंट सेटल हो जाएगी। तो हमें कितनी पे करनी है, हम ये देखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट सेटल करनी है फ्यूचर में, ठीक है। 60,000 यहाँ जाएंगे और 10,60,000 यहाँ जाएंगे, तो हम इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं अगर हमें यहाँ पे अमाउंट सेटल करनी थी तो, ठीक है। जो मतलब आज खड़े होके फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर जो हमारे कैश आउटफ्लो होने हैं उसकी आज वैल्यू क्या है, ठीक है, ये करना है। थोड़ा इसको समझते हैं। आज खड़े होके इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है वो हमने निकाल दी, आ गई हमारी। पेमेंट जो हमने करनी है वो 11 लाख की करनी है, क्लियर बात है, ठीक है। 11 लाख के अंदर हमारा इक्विटी पोर्शन भी जाएगा और लाइबिलिटी पोर्शन भी जाएगा, सिंपल सी वर्ड्स में बात करूं तो। लेकिन अगर तुम अर्ली पे कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हें फायदा होगा। पहले 10,60,000 थे, अब 10,09,120 में। फायदा किस वजह से होगा, 2 रीजंस है। एक ही रीजन है बेसिकली, इंटरेस्ट नहीं जाएगा आपका, जो आप इंटरेस्ट पे करते वो नहीं जाएगा, ठीक है, ठीक बात है सर। तो वो नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी की अमाउंट वो जो कम हो जाएगी। और 11 लाख रुपए में आपने टोटल सेटल कर दिया, और आपने यहाँ से निकाल लिया कि उसकी आज जो वैल्यू है, अगर हम आज खड़े हैं तो
जो हमारे लाइबिलिटी पोर्शन की जो वैल्यू है पूरी सेटल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो आज वैल्यू है, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, हमें वो निकालनी पड़ेगी ना, हमें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। जो भी हमारी लाइबिलिटी है, अगर उसको 1 साल बाद करते तब उसकी अमाउंट कुछ और होगी, आज सेटल कर रहे हैं तो कुछ और अमाउंट है। सही बात बोल रहा हूँ ना? तो हमें आज देखना है कि आज उसकी वैल्यू क्या है। कोई सी चीज़ को जब जिसे हम सेटल कर रहे हैं, अगर मान ले मैं 2 लाख रुपए की मैंने लाइबिलिटी ले रखी थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ रहा है 60,000 60,000 60,000 जैसे भी करके उस पर चढ़े जा रहा है, तो उसमें मेरी लाइबिलिटी इक्विटी वाला बात यार यहाँ पे इसलिए हो जाती है क्योंकि लाइबिलिटी जो है ना फिक्स ऑब्लिगेशन होती है और इक्विटी के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। ठीक है, इक्विटी के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने वो भी बैंक से ही किया है क्योंकि पक्का तो था नहीं ना कि वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। सिंगल सेटलमेंट ऑफ इक्विटी कंपोनेंट मेड। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शंस था या कुछ ऐसा था। कन्वर्टेबल ऑप्शनली थे ना, देख ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे, तो उन्होंने किसके लिए ऑप्ट कर लिया? हमें तो लग रहा था कि यार एटलीस्ट इसके लिए जो इतना बचता है अमाउंट वो इक्विटी में ही हो गया, वो उसके लिए इक्विटी ले लेंगे। हमने ये ऑप्शन लेके चला ही थे उस टाइम पे, बट नहीं किया तो नहीं किया। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों को करेंगे हम ट्रांसफ़र, और उसके लिए तो हम उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि आज भाई इसकी इतनी वैल्यू बनती है। ठीक है, वो हम पे कर देंगे। जब आपका 90,880 निकल गया, 10,09,120, ये आपने बैंक से पेमेंट कर दी, इतनी इससे कर दी, ये आपकी बुक्स में गिवन थी, इतनी आपकी बुक्स में इतनी उसकी वैल्यू गिवन थी। ठीक है, उसकी उस दिन कैरिंग अमाउंट इतनी थी, तो आपने 9,72,000 की चीज़ को जो उसकी आपकी बुक्स में खड़ी थी उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू जब कंप्यूट करी और जो भी देखा आपने, तो आपने देखा यार मतलब जो भी आपने अमाउंट जो कंप्यूट की वो आपने 10,09,120 करी, और जो लॉस है वो वहाँ डाल दिया। अभी भी मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ये इस तरह से किया क्यों जाता है। इस तरह से हम इसको करते तो हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ये ऐसा क्यों? फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्यों? ठीक है, डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वो ये सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स। स्पेशल केस फॉर अंडरस्टैंडिंग, रीपर्चेज कर लिया अगर तुमने कोई चीज़, तो भाई इसको सिंपली आप डी रिकॉग्नाइज नहीं करोगे क्योंकि आप उसको वापस खरीद रहे हो। ठीक है, तो रीपर्चेज लेंडर मनी शुड बी फिक्स ऑन डेट ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, उसी दिन फिक्स होना चाहिए। नहीं तो अगर आप फेयर वैल्यू पे बाद में ले रहे हो तो वो तो भाई सिंपल सेल या परचेज है ना, बाद में कर रहे हो। तो अगर आप अभी कर रहे हो तो वो रीपर्चेज एग्रीमेंट है, सिमिलर एसेट के लिए या सेम एसेट के लिए होना चाहिए। अगर स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी विल डी रिकॉग्नाइज द फिक्स एसेट इवन इफ देयर इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड होती, अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होती, देन हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, चाहे वो रीपर्चेज एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, नहीं तो हम डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। 104 इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सोल्ड एसेट्स। ये था कि यार जहाँ पे वो लिखा हुआ होता है ना, इसके लिए तूने क्वेश्चंस भी देखे थे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सोल्ड एसेट्स एंड इट अवॉर्ड रिकॉग्नाइज इफ इट सेल्स एन एसेट वन क्वार्टर बट एक्सपेक्ट टू रिकॉग्नाइज दैट अगेन अंडर द ऑप्शन। वो जो पुट ऑप्शन वाला था, एक में लिखा होता है अंडर मनी है, ओवर मनी है, तो जहाँ पर भाई उसके दोनों के पर्सपेक्टिव से देखना है कि कहाँ पे बंदा अगला इसके लिए एक्सरसाइज करेगा इस ऑप्शन को। अगर वो एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को, तुम्हें लग रहा है, या तुम अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम एक्सरसाइज करोगे, ऐसा तुमने ही सेल किया, तुम्हारे पास ऑप्शन है और तुम्हारे पास ऑप्शन है फ्यूचर में खरीदने को, तुम्हें लग रहा है हाँ यार इस दिन वो सही रहेगा खरीदना, तो मैं उसको खरीदूंगा, तो आप इसको डी रिकॉग्नाइज मत करो। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं नहीं खरीदूंगा, मेरे फेवर में नहीं रहेगा, तो वो रिकॉग्नाइज कर लो, मतलब उसको डी रिकॉग्नाइज कर लो, अपनी बुक से निकाल दो। फिर कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट विद एसोसिएट लाइबिलिटी। अगर कोई एंटिटी, सिंपल मैं क्रक्स में बात करूंगा तेरे से कि कोई तुमने डेटर थे वो तुमने अपने बेच दिए, ठीक है, फेयर वैल्यू से यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें उसकी कैरिंग अमाउंट से मतलब है सिर्फ यहाँ पर, जो हमें अपने फाइनेंशियल एसेट्स देने, क्योंकि हमारी बुक से वही तो जाएंगे और उसके लिए हमें कंसिडरेशन मिल गया, तो वो हमारी पहली एंट्री हो जाएगी, डी रिकॉग्नाइज कर दिया। फिर ऐसा हो सकता है मेरे बेटे कि वहाँ पर ऐसा हो जाए कि तुमने कोई गारंटी दे दी कि भाई अगर इतना मिलेगा ना तो ये मेरा है, अगर इससे कम आई ना तो वो मेरा ही है सब, ठीक है, अगर तुझे 5 करोड़ नहीं मिलते तो वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा,
तो एक इन्वॉल्वमेंट एसेट अकाउंट डेबिट टू एसोसिएटेड लाइबिलिटी बन गई। इन्वॉल्वमेंट एसेट अकाउंट डेबिट से लाइबिलिटी बना दी हमने, और जो लाइबिलिटी होगी ना उसमें तो फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी भी लेगा। गारंटीड अमाउंट तो लेगा ही, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी भी लेगा। ये फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी का क्या मतलब है, इसके अंदर ये था कि उसमें 0.5 और लिख रखे, तो वो तो हमने ऐड कर लिए थे अब उसके अंदर। और जो अमाउंट बचेगी, मतलब ये 5 हो गया, ये 5.5 हो गया, तो P&L में 5.05 चला जाएगा। इस तरह से था। गारंटीड एस्टिमेटेड टू हैव अ फेयर वैल्यू, हैव अ फेयर वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई थी ये चीज़, लेकिन इसका क्या मतलब था वो मुझे जब भी नहीं समझ में आया है कि गारंटीड एस्टिमेटेड गारंटी एस्टिमेटेड टू हैव अ फेयर वैल्यू, उसकी एक फेयर वैल्यू है। तो ये 90 में बैंक अकाउंट हो गया, डेटर्स 95 और लॉस ऑन सेल 5 हो गया। इन्वॉल्वमेंट ऐसा अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन गारंटी अकाउंट और टू एसोसिएट लाइबिलिटी, मतलब GV FV ऑफ गारंटी, तो कितना हो गया 5 करोड़ प्लस 0.05, गारंटीड वैल्यू प्लस फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी दोनों को ले लिया। लॉस ऑन गारंटी 0.5 ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल लिख दिया 5 से, इन्वॉल्वमेंट एसेट हमने जो 5 से क्रिएट कर लिया हमारी, और 0.05। फिर उसके बाद में आया था अर्ली कलेक्शन। ये थोड़ा एक बेकार से ही वो है, इसमें तो कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट तो फिक्स एसेट्स कर लेते हैं हम। लेकिन बात आती है वहाँ पर जहाँ पर हम पार्ट ऑफ एसेट लेते हैं। अगर कोई कलेक्शन तुमने करी है, पार्ट कलेक्शन इज मेड बिफोर ड्यू डेट, देन शुड बी डिवाइडेड 2 हेडिंग्स इज फॉलो। जैसे उसमें हमने क्वेश्चन किया था ना, 6 करोड़ 7% पे था और 4 करोड़ 4% पे था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर 31/3/X2 को हम ना रीपेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द लोन हम सेटल कर रहे हैं अपना। तीसरे उसमें हमने कैसे किया था, हमने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, उसी की वजह से जब हमने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे ना वहाँ पे था, तो इसी वजह से हमारा जो था ना टोटल पीरियड था वो 4 का रह गया था 5 की बजाय। और वही कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू जब भी हम करते हैं भाई, इस डेट पे खड़े हैं ना, ठीक है, X2 पे, तो उस दिन निकालेंगे। इसके आगे 2 साल और हैं, तो 893 और 0.797 10% के रेट से जो भी लगाया हमने वो आया। सिंपली बता देता हूँ यार, देख फेयर वैल्यू निकाल ली हमने। जैसे वहाँ पे एंट्रीज करते हैं ना हम, इसके अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं एसोसिएशन के केस में, जब वो मार्केट टर्म्स पे ना हो के किसी और उस पे होता है, मार्केट रेट पे ना हो के, तो हम बाकी को मान लें हमने अपने स्टाफ को लोन दिया, तो जितना उसमें लाइबिलिटी का पोर्शन हो जाता है उसको तो हम स्टाफ लोन के नाम से लिख देते हैं और प्रीपेड सैलरी से बाकी को अमाउंट कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सब्सिडरी और उसका रिलेशनशिप होता है ना होल्डिंग का, तो हम इसको इक्विटी मान लेते हैं, ऐसा सीन रहता है, ठीक है। तो अब जो आगे इंटरेस्ट चार्ज होगा इसके ऊपर होगा, सिंपल सी बात, 8,42,294 इसके ऊपर 12% लगा, 2,58,000 लेस कर दिया, ये आ गई अमाउंट, ये लगाया, ये कर दिया, ये 2,58,000 ये था, ये एक्चुअल है, ये जो निकाला था ना वहाँ से निकल जाएगा। देख 4 लाख का 4%, 6 लाख का 7%, पहले साल पे तो पूरे पे ही जाएगा ना, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी रिपी नहीं हुआ। तो 2,58,000, 2,44,000, इसमें 58,000 इंटरेस्ट था और 44,000 वो था, 2 लाख प्रिंसिपल था, 58,000 इंटरेस्ट था। अगले केस में 2 लाख का प्रिंसिपल है, 44,000 की इंटरेस्ट है। प्रीपेड सैलरीज आ गई, इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया, अमाउंटाइज इतने पे कर दिया, अमाउंटाइज X2 पे इतने कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आपकी 94,624 आ गई, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे 2 साल लैप्स होने के बाद में अब आप इस पे खड़े हो 94,624 पे, ठीक है। तो 94,624 में से इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने 35,051 कैसे, ये तो हो गया था 94,624 के अंदर में से तुमने ये पे कर दिया था, तुम्हारा इतना बैलेंस था ना उस दिन जब तुम X2 पे खड़े हो, तो X2 को तुमने इतना पे कर दिया, और उसमें तुम्हारा बैलेंस कितना खड़ा था, 5,23,613, ये रहा ना। यहाँ पर इसका बैलेंस आ गया और यहाँ पे इसका बैलेंस आ गया, दोनों निकाल दिए सिंपल उसमें वे में, ठीक है। अब इसमें भाई जो सिंपल बात होती है वो ये होती है कि वी हैव टू कंटिन्यू विद इट। जो भी ये वाली अमाउंट है ना, जो आज फेयर वैल्यू पे खड़े हैं, तो हमें ये अमाउंट फ्यूचर में मिलनी है, ये अमाउंट मिलनी है और ये अमाउंट मिलनी है। तो इसकी आज हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ये हमें अपनी बुक्स में लेके चलनी है, ठीक है। तो 5,23,000 इतने पे खड़ी है, हम आज जो खड़े हैं इतने पे खड़े हैं, ठीक है। इसमें से हम ये कह रहे हैं कि हमें फ्यूचर में इतनी लेके चलनी है, तो हम इतना डिरिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वही कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 1,64,994, ये आपको गिवन थी अमाउंट 2 लाख, ये आपकी स्टाफ लोन चला गया, जो भी इसकी कैरिंग वैल्यू थी वो चली गई, ये उसकी वैल्यू थी, ये बैलेंसिंग फिगर होगी, सॉरी। तो बस उसके बाद में रिवाइज अमोर्टाइजेशन टेबल बना दिया, रिवाइज प्रीपेड वो बना दिया, खत्म।